गुड मॉर्निंग एवरीवन दोस्तों, आज है 26 जुलाई 2021 और हम लोग करने वाले हैं द इंडियन एक्सप्रेस के न्यूज़पेपर की एनालिसिस। मेरा नाम है सितेंद्र चौधरी और रोज की तरह आपके लिए कुछ सिलेक्टेड टॉपिक्स मैं यहाँ पे लेके आया हूँ। एक बार देख लेते हैं हम लोग कौन कौन से टॉपिक यहाँ पे करने वाले हैं। पहला टॉपिक रहेगा दैट वुड बी अबाउट द इंडिया चाइना बॉर्डर इशू। बहुत बार मैं आपको यहाँ पे क्लास में करवा चुका हूँ, लेकिन जैसे ये न्यूज़ थोड़ी सी न्यूज़ में आती है, पेपर में आती है, तो हल्का सा मैं आपको इंट्रोडक्शन देने की कोशिश करूँगा यहाँ पे, बहुत ही ज़्यादा ब्रीफली। अगली न्यूज़ रहेगी दैट वुड बी अबाउट द न्यू वर्ल्ड हेरिटेज साइट। सो दिस इज़ अ वेरी गुड इन्फॉर्मेशन फॉर ऑल ऑफ अस कि एक नया वर्ल्ड हेरिटेज साइट यूनेस्को ने इंडिया में इंट्रोड्यूस किया है। थोड़ा सा उसके बारे में देखेंगे फ्रॉम जीएस पेपर 1। हम इसको आर्ट एंड कल्चर वाले पोर्शन से कवर करेंगे। अगला टॉपिक रहेगा दैट वुड बी अबाउट द कास्ट सेंसस डिबेट। कि पार्लियामेंट के अंदर ये बहुत समय से डिबेट चली आ रही है कि इंडिया के अंदर अलग अलग कास्ट की पॉपुलेशन को काउंट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। इसके बारे में थोड़ी आपको इन्फॉर्मेशन देने की कोशिश करूंगा फ्रॉम जीएस पेपर 1 और जीएस पेपर 2 दोनों में इसको हम लोग कवर कर सकते हैं। मतलब इसको हम लोग सोसाइटी वाले पोर्शन से और सोशल जस्टिस दोनों वाले पोर्शन से इसको हम लोग कवर कर सकते हैं। अगली न्यूज़ रहेगी दैट वुड बी अबाउट द ग्रेट इंडियन बस्टर्ड। भैया ये एक क्रिटिकली एंडेंजर्ड एनिमल है जिसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने भी अभी इसके बारे में कुछ बोला है और थोड़े से बचे हैं ये इंडिया में। इसके बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। तो जीएस पेपर 3 में आपका इकोलॉजी एनवायरनमेंट वाले सेक्शन से इसको हम कवर करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक इज गोइंग टू बी अबाउट द सार्क के जो अफगानिस्तान से जो अमेरिकन फोर्सेज ने विड्रॉ कर लिया है या करने वाली हैं, उसके बैकग्राउंड में सार्क का यहाँ पे क्या रोल हो सकता है, थोड़ा सा सार्क के बारे में जानेंगे। तो फ्रॉम जीएस पेपर 2 इसको हम लोग कवर करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक इज गोइंग टू बी अबाउट द आइडिया ऑफ एन इंडियन। एक इंडियन कैसा होना चाहिए, एक इंडियन का क्या मतलब होता है, इंडिया के अंदर अलग अलग रिलीजन के लोग एक साथ रहते हैं, वो क्या सोचते हैं एक दूसरे के बारे में, इसके बारे में बात करेंगे फ्रॉम जीएस पेपर 1 में सोसाइटी वाले पोर्शन से। फ्रॉम जीएस पेपर 2 में भी कर सकते हैं सोसाइटी वाले पोर्शन से, सोशल जस्टिस वाले पोर्शन से, और ऐसे से भी इसको हम लोग कवर यहाँ पे कर सकते हैं। और इंटरव्यू वगैरह में भी इस तरह के क्वेश्चन वो पूछ लेते हैं। जो लोग ऑलरेडी हमारे प्लेटफॉर्म पे हैं उनका तो मैं स्वागत करता ही हूँ, लेकिन जो लोग नए आए हैं, पहली बार इस चैनल पे आ रहे हैं, उनका तो मैं थोड़ा सा एक्स्ट्रा वेलकम करना चाहूँगा, क्योंकि आप हमारे मेहमान हो और हम चाहते हैं कि एक बोलते हैं ना कि अतिथि तुम कब जाओगे, लेकिन हम वैसे नहीं हैं, हम कहते हैं कि अतिथि तुम कभी मत जाना। तो उसके लिए आपको सब्सक्राइब करना पड़ेगा ताकि आप हमारे चैनल पे बने रहो। फ्यूचर में कोई भी हम लोग वीडियो लेके आते हैं तो आप उनको भी देखिए, उनको भी मजा कीजिए और अपने एग्जाम की प्रेपरेशन थोड़ा बेटर वे में कीजिए। हमारे दूसरे प्लेटफॉर्म पे भी जुड़ सकते हो। इंस्टाग्राम को तो आपको पहले से पता ही है, व्हाट्सएप पे और टेलीग्राम पे ऑलरेडी सुबह सुबह मैं न्यूज़पेपर आपके साथ शेयर कर चुका हूँ और मोस्टली लोग तो देख भी चुके होंगे। चलिए शुरुआत करते हैं, ज़्यादा डिले नहीं करते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले सभी को कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहूंगा, बधाई देना चाहूंगा, क्योंकि आज क्या है, आज है विजय दिवस। विजय दिवस वाले दिन हमने कारगिल में विजय प्राप्त की थी, इसलिए इसको विजय दिवस मनाया जाता है। कुछ फोटोग्राफ्स आप यहाँ पे देख सकते हो भारतीय सैनिकों की, यहाँ पे नमाज पढ़ते हुए, गोलाबारी करते हुए। कारगिल में 1999 में जो वॉर हुआ था, उस दिन हम लोगों ने विजय हासिल की थी। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बैटल है यहाँ पे जिसे कहा जाता है टाइगर हिल की बैटल। इसके ऊपर एक मूवी भी बनी है, लक्ष्य मूवी बनी है, अक्षय कुमार ओ सॉरी ऋतिक रोशन की मूवी बनी है। टाइगर हिल के बारे में उसमें दिखाया गया है, आप इसको भी देख सकते हो। लेकिन कारगिल कहाँ है वो आपको बता देता हूँ। देखिए यहाँ पे छोटी सी जगह है कारगिल, और ये जो डॉटेड लाइन आपको दिखाई दे रही है, इसे कहा जाता है LOC, लाइन ऑफ कंट्रोल। इंडिया और पाकिस्तान के बीच में बाउंड्री है ये, है ना। और इधर वाली जो है ये है लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, ये इंडिया और चाइना के बीच में है। वैसे तो ये पूरा पार्ट ही इंडिया का है, लेकिन इंडिया इसको कंट्रोल नहीं करता है, क्लेम करता है। लेट्स होप के फ्यूचर में हम इसको भी कंट्रोल करेंगे, क्योंकि पाकिस्तान वाले ज़बरदस्ती आके ना इसको कंट्रोल कर लिया था भैया यहाँ से। और इसे कहा जाता है POK, है ना, दिस इज़ योर POK। और यहाँ पे इसे गिलगिट बाल्टिस्तान नाम की जगह है, ये पाकिस्तान कंट्रोल करता है। तो इस कारगिल में लड़ाई हुई थी, टाइगर हिल नाम की एक हिल थी बहुत बड़ी, जिसके ऊपर पाकिस्तान के सोल्जर्स आके बैठ गए थे विद द हेल्प ऑफ लोकल्स। लेकिन बाद में इंडिया वालों ने, भैया नीचे से गए वो लोग, इसके एक तरफ तो जो है वो ऐसे स्मूथ चढ़ाई थी, दूसरी तरफ ऐसे एकदम स्टीप था। अब पाकिस्तान वाले ऊपर बैठे हुए हैं, पाकिस्तान वाले ने सोचा कि यार यहाँ से तो इंडिया वाले आएंगे, हम इनको आराम से मार गिरा देंगे, यहाँ से कोई चढ़ नहीं सकता बिकॉज ये तो एकदम स्टीप चढ़ाई है। लेकिन इंडिया वाले ही बड़े तेज हैं, वो इसी साइड से चढ़े, और यही जो है लक्ष्य मूवी में दिखाया गया है, टाइगर हिल की लड़ाई। और भैया इसके बाद जो है 4 लोगों को परमवीर चक्र मिला था। संजय कुमार,
ठीक है, संजय कुमार, नायब सूबेदार योगेंद्र सिंह यादव, कैप्टन मनोज कुमार पांडे और कैप्टन विक्रम बत्रा, इनकी स्टोरी बहुत पॉपुलर है। इसके ऊपर अभी एक मूवी भी बनाई जा रही है, इसका ट्रेलर भी सामने आया था। मूवी का नाम पता नहीं, शहनशाह और कुछ ऐसा करके है। ट्रेलर मैंने देखा था इसका, तो कैप्टन बत्रा के ऊपर ही वो मूवी है। तो विजय दिवस की सभी को बहुत बहुत बधाई, और भारतीय सेना के लिए एक सैल्यूट। और अब आप सैल्यूट कैसे कर सकते हो, कमेंट सेक्शन में लिख देना, सैल्यूट इंडियन आर्मी। ठीक है, इंडियन फोर्सेस, इंडियन डिफेंस फोर्सेस, बस ये सैल्यूट हो जाएगा अपने हिसाब से। चलिए जी, अगली भी जो है वो बॉर्डर से रिलेटेड ही है। बॉर्डर से रिलेटेड क्या है, ये आपको मैं पहले भी कई बार करवा चुका हूँ। देखिए, इस तरफ ये आता है अक्साई चीन और इस तरफ आता है इंडिया। अब इन दोनों के बीच में जो बाउंड्री है ना, जो एलएसी है, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, ये डिमार्केटेड नहीं है प्रॉपरली। इसमें कई जगह ऐसे हैं जहां पे चाइना क्लेम करता है कि वो उसका है, लेकिन एक्चुअल में वो इंडिया में है। कई जगह ऐसी हैं जो एक्चुअल में चाइना में है, लेकिन वो इंडिया क्लेम करता है। तो ये डिमार्केटेड नहीं है। कई पॉइंट यहाँ पे ऐसे हैं जिसको लेके उनके बीच में अंडरस्टैंडिंग नहीं है, जैसे गलवान, गलवान वैली है, कोंका पास, पेंगोंग सो लेक आप यहाँ पे देख सकते हो, जहाँ पे 3 इडियट की शूटिंग हुई थी, चुसुल वैली, है ना। तो ये कुछ जगह ऐसी हैं जहां पे दोनों में डिस्प्यूट है। गलवान वैली में तो आपको पता ही है कि वायलेंस भी हुआ था, लड़ाई हुई थी और 20 इंडियन सोल्जर्स मारे गए थे। चाइना के भी काफ़ी सारे सोल्जर्स मारे गए थे, लेकिन उसने बात बताई नहीं थी। उसने कहा था सिर्फ 4 मारे गए हैं, लेकिन अभी उन्होंने थोड़ा सा उसके बारे में भी बात की है। सो दैट इज़ द सिचुएशन। ये जो पैंगोंग सो लेक आप यहाँ पे देख रहे हो, ये एलएसी के बीच में से पास होती है। इसका 35 से 40% हिस्सा इंडिया में है, बाकी बचा हुआ पोर्शन जो है वो चाइना के अंदर में। तो इसके बीच में से बाउंड्री पास होती है। तो गलवान वैली और जगह पे सैनिक बैठ गए थे, अभी भी चाइना के सैनिक यहाँ पे बैठे हुए हैं और जाने का नाम नहीं ले रहे हैं। इंडिया वाले भी बैठे हुए हैं। तो 50,000 के लगभग चाइनीज सोल्जर और 50,000 के लगभग इंडियन सोल्जर्स यहाँ पे बैठे हुए हैं। तो सिचुएशन थोड़ी टेंस बनी हुई है। कहाँ कहाँ पे टेंस बनी हुई है, थोड़ा सा सिचुएशन यहाँ पे देख लेते हैं। जैसे ये चुमार वैली है, ठीक है, डैम चौक है, डैम चौक, ये स्वेंगुर गैप है, आप पेंगोंग सो लेक तो आपको बता ही दिया, चुशुल वैली आपको मैंने बता दिया, ये है कोंकाला और ये है हॉट स्प्रिंग। तो ये कई जगह ऐसी हैं जहाँ पे यहाँ पे गलवान है, यहाँ पे दौलत बेग ओल्डी है। ये जो ग्रीन कलर का आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है ना भैया, इंडिया वालों ने यहाँ पे एक रोड बनाया है, ये रोड, और ये ऑल वेदर रोड है मतलब। और यहाँ पे आप देख सकते हो ऊपर ये है, यहाँ पे सियाचिन ग्लेशियर, ये सियाचिन ग्लेशियर है ना। तो अगर फ्यूचर में कभी झगड़ा होता है, लड़ाई होती है, तो इंडिया वाले इस रोड से आराम से अपने सोल्जर्स को और सामान को पहुंचा सकते हैं। इसी की वजह से चाइना को मिर्ची लगी थी और उसी मिर्ची के चक्कर में उसने गलवान में पंगा क्रिएट किया था, क्योंकि देखिए गलवान भी इस रोड के बिल्कुल क्लोजली पड़ता है। क्योंकि चाइना ने भी अपने यहाँ पे रोड्स बना रखे हैं, जिसकी वजह से 1962 में वॉर भी हुआ था हमारा, है ना। तो वो सारी सिचुएशन आपको पता ही है। तो आर्टिकल सिर्फ इसी बारे में है कि डैम चौक, देखिए डैम चौक मैंने आपको दिखा दिया, दिस इज द प्लेस विच इज डैम चौक। डैम चौक में अभी भी चाइना के सोल्जर्स ने अपने जो टेंट हैं वो इंडियन साइड में लगा रखे हैं। अभी बातचीत वो प्रॉपरली तरीके से नहीं कर रहे हैं, क्योंकि दोनों के बीच में ट्रस्ट नहीं है, ट्रस्ट वाली प्रॉब्लम है, इसी वजह से बात नहीं हो रही है। कई ऐसी जगह इन्होंने बताई है इस आर्टिकल में जहाँ पे दिक्कत है, जैसे .6555 चैंगलुंग नाला, कांकाला, पैंगोंग सो, नॉर्थ बैंक, स्पांगपुर, माउंट सज्जन, ये सारा कसूर आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है। आपको सिर्फ ये इशू पता होना चाहिए कि इशू क्या है। और पहले भी मैं कई बार आपको पास्ट में करवा चुका हूँ, फ्यूचर में भी इसको हम लोग थोड़ा थोड़ा करते रहेंगे, क्योंकि एक बार में चीज़ें कवर नहीं होती हैं दोस्तों। आप उसको बार बार कवर करते हो ना, तभी वो प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग बनती है। चलिए, अगली न्यूज़ हम लोगों के लिए, सबके लिए एक बहुत बढ़िया न्यूज़ है। देखिए, कल्चरली इंडिया काफ़ी रिच है, इसमें कोई डाउट नहीं है। और अगर आप जब आर्कियोलॉजी की बात करते हो तो बहुत पुराने टेम्पल्स, बहुत पुराने, है ना, आर्कियोलॉजिकल साइट्स इंडिया में अंदर पाई जाती हैं। यूनेस्को क्या करता है, टाइम टू टाइम इनको वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा देता है। तो एक और वर्ल्ड हेरिटेज साइट इंडिया में ऐड हो गई है, दैट इज ककातिया एरा टेम्पल मार्क्ड एज अ वर्ल्ड हेरिटेज साइट। आपको यहाँ पे ट्वीट दिखाता हूँ, 2 दिन पहले यूनेस्को ने ट्वीट किया था, जस्ट इंस्क्राइब्ड एज द यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट ककातिया रुद्रस्वारा रंपाला टेम्पल, तेलंगाना के अंदर है ये, इसको वर्ल्ड हेरिटेज साइट डिक्लेयर कर दिया गया है। तो इसके साथ ही इंडिया में टोटल 39 वर्ल्ड हेरिटेज साइट डिक्लेयर हो चुकी हैं। ठीक है, इनमें से एक मिक्स्ड हेरिटेज साइट भी है, उसका नाम बस आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता दो तो मजा ही आ जाएगा बात का। एक मिक्स्ड वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, यूपीएससी में ऑलरेडी एक बार ये क्वेश्चन पूछ चुका है 2017 के अंदर। अगर आप भी ये बता दो कि समझ लो आपको 2 नंबर यूपीएससी में मिल गए। ठीक है, तो ये ककातिया और रुद्रेश्वर जो ये टेम्पल है, इसे रमाप्पा टेम्पल भी कहा जाता है, तेलंगाना के अंदर है। पहले तो आपको ये पता होना चाहिए, इट इज ए शिवा टेम्पल। ठीक है, इट इज अ शिवा
टेम्पल। कब बनाया गया था? ककातिया पीरियड जो है दैट इज 1123 से लेके 1323 तक रहा। 1213 में इसकी कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हुई और 45 साल लग गए इसको बनने में। इट टुक 40 years टू बिल्ड दिस। किस चीज का बना हुआ है? ग्रेनाइट का बना हुआ है और डोलराइट का बना हुआ है। ये भी आपको पता होना चाहिए, एग्जाम में कई बार वो पूछ सकता है। और पिरामिडियल विमाना, विमाना होता है, एक होता है शिखर होता है, एक विमान होता है ना। आपको टेम्पल आर्किटेक्चर के बारे में अगर थोड़ा आइडिया हो, जो शिखर होता है उसमें तो सिंपली इस तरह से होता है शिखर। जो विमान होता है उसमें जो है इस तरह से होता है शिखर, ये इस तरह से स्टेप्ड होता है और फिर नीचे ही ऐसे ही स्टेप्ड नीचे आता है। इस तरह का शिखर बना होता है जो विमान स्टाइल होता है ना। तो ये भी आपका थोड़ा सा आपको यहाँ पे पता होना चाहिए। वैसे भी टेम्पल आर्किटेक्चर आप सेपरेटली आर्ट एंड कल्चर में जीएस पेपर 1 में डिटेल पढ़ते ही हो, है ना। तो बस ये थोड़ा सा टेम्पल आर्किटेक्चर के बारे में था। इसकी आप पिक्चर यहाँ पे देख सकते हो, शानदार है। देखिए ये है जिसकी मैं बारे में बात कर रहा हूँ, दिस इज द विमान, है ना। ये ऐसे स्टेप्ड है, देखो ऐसे स्टेप्ड है ये। तो शिखर में ऐसे स्टेप नहीं होता है, शिखर में वो सीधा डायरेक्ट ऐसे होता है। ऊपर कलश लगा होता है ना। मंदिरों वगैरह में आपने देखा होगा, हमारा यही आर्किटेक्चर चला रहा है बहुत सालों से। तो ये सारी सारी चीज़ें हैं इंडिया के अंदर। ये तो मैंने आपको आपका एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन के लिए वैसे ही डाल दी। क्या डाल दिया देखिए, 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 इंडिया के अंदर नेचुरल वर्ल्ड हेरिटेज साइट हैं डिक्लेयर्ड बाय यूनेस्को। काजीरंगा नेशनल पार्क, क्योलाडियो नेशनल पार्क, मानस और सुंदरबन, नंदा देवी, वेस्टर्न घाट और ग्रेट हिमालय नेशनल पार्क। इसको तो 2014 में ऐड किया गया था, है ना। तो आप 39 टोटल हैं साइट इंडिया के अंदर। कुछ आर्कियोलॉजिकल हैं, कुछ नेचुरल हैं और एक मिक्स्ड है। उसका तो आप मुझे नाम कमेंट सेक्शन में बताओगे ही। तो ये हमारे लिए बड़ी अच्छी न्यूज़ है, क्योंकि नया ऐड हुआ है तो एग्जाम के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट हो जाता है। सिर्फ यही नहीं, बाकी की जो बची हुई वर्ल्ड हेरिटेज साइट हैं वो भी इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। चलिए अगली जो न्यूज़ पढ़ने वाले हैं दैट इज गोइंग टू बी अबाउट द कास्ट। देखिए जब कास्ट सेंसस की बात आती है ना, तो इंडिया में एससी और एसटी कास्ट की हम लोग सेंसस करते हैं, ये हमेशा से होता है। लेकिन ओबीसीज और ओबीसी के अंदर और जितनी कास्ट हैं, इसका सरकार जो है कास्ट वाइज सेंसस नहीं करती है कि कौन सी कास्ट के कितने ठाकुर हैं, है ना। कितने जो हैं ये हैं वो हैं राजपूत हैं, वो उसकी कैलकुलेशन नहीं करती है सरकार। समझ रहे हो आप इस बात को? ये क्यों नहीं करती है थोड़ा सा बताऊंगा आपको। हालांकि सरकार बहुत ज़्यादा इसको बताती भी नहीं है। तो गवर्नमेंट ने अभी पार्लियामेंट्री सेशन, आपको पता है मॉनसून सेशन चल रहा है, उसके अंदर कास्ट वाइज सेंसस के बारे में सरकार को क्वेश्चन पूछा गया। तो उसने कहा है कि सरकार की कोई ऐसी पॉलिसी नहीं है कि हम लोग कास्ट वाइज डेटा रिलीज करने वाले हैं। क्योंकि देखिए 2011 में लास्ट सेंसस हुआ था, अभी 2021 में सेंसस होने वाला है। उसमें कास्ट वाइज कैलकुलेशन नहीं की जाएगी, सेंसस नहीं किया जाएगा, सिर्फ एससी और एसटी कैटेगरीज के लिए किया जाएगा। आर यू गेटिंग दिस पॉइंट? अगर आप हिस्ट्री की बात करो, इंडिया में 1931 में प्रॉपरली शुरू हुआ था सेंसस, ठीक है। 1931 के बाद हमेशा से ही इंडिया में कास्ट सेंसस डिक्लेयर किया गया है। लेकिन 1951 से लेके 2011 तक, मतलब आफ्टर इंडिपेंडेंस, कास्ट वाइज डेटा रिलीज नहीं किया गया है इंडिया में, सिर्फ एससी और एसटी का ही किया गया है। मंडल कमीशन के अकॉर्डिंग, मंडल कमीशन के अकॉर्डिंग 52% जो है वो ओबीसी पॉपुलेशन है इंडिया में। हालांकि वो इस कंक्लूजन तक कैसे पहुंची ये हमें नहीं पता, इसका भी कोई प्रॉपर कैलकुलेशन का तरीका नहीं है। लेकिन उसने अंदाजा लगाया कि शायद इंडिया में 52% ओबीसीज हैं, क्योंकि अलग अलग स्टेट्स में कैलकुलेशन किया जाता है। तो उसके बेसिस में इन्होंने यहाँ पे कैलकुलेशन में पहुंचे हैं। हालांकि इसमें काफ़ी ज़्यादा ओवरलैपिंग भी हो सकती है, लेकिन ऑफिशियली सेंसस में अभी तक कास्ट वाइज अलग अलग कास्ट की पॉपुलेशन नहीं बताई गई है। लेकिन डिमांड की गई है, अभी सुप्रीम कोर्ट के अंदर ये एक रिट पिटीशन डाली गई है जिसमें ये डिमांड की गई है कि ओबीसीज की भी कास्ट वाइज कैलकुलेशन की जाए, उसका भी पॉपुलेशन काउंट किया जाए। लेकिन सरकार ने कहा है कि ऐसी कोई पॉलिसी नहीं है, क्योंकि पहले कांग्रेस की सरकार रही है, उसने भी यही पॉलिसी अपनाई है, अभी भी यही पॉलिसी अपनाई है। यूपीए की सरकार ने ये कह के, देखिए ये डिमांड कोई नई नहीं है, ये बहुत पुरानी डिमांड है। पिछली जो सरकार थी उसने कहा कि देखिए हम लोग कास्ट सेंसस इसीलिए नहीं करते क्योंकि बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्सिटी है, काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी यहाँ पे। क्यों हो जाएगी? देखिए एक तो इंडिया में जो माइग्रेंट वर्कर्स हैं वो एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जाते रहते हैं, तो प्रॉपरली आप कैसे काउंट करोगे, ये भी प्रॉब्लम है। दूसरा, कुछ लोग जो है कन्वर्ट भी हो जाते हैं,
है ना, क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट हो जाते हैं, इस्लाम में कन्वर्ट हो जाते हैं, तो उस वहाँ पे आप लोग कास्ट को कैसे कैलकुलेट करोगे, यहाँ पे प्रॉब्लम हो जाएगी। दूसरा, अलग अलग स्टेट्स में, कुछ स्टेट्स में ओबीसी की कास्ट वाइज सेंसस किया जाता है, कुछ स्टेट्स में नहीं किया जाता है, तो हमारे पास प्रॉपर डेटा भी नहीं है। और अगर हम डेटा कलेक्ट करते हैं तो उसमें ओवरलैपिंग हो जाएगा, ओवरलैपिंग से डबल काउंटिंग हो जाएगा, तो एग्जैक्ट कास्ट का जो है हम लोग नहीं कर सकते। ऊपर से देख लीजिए दोस्तों, और भी प्रॉब्लम है थोड़ी सी, वो भी आपको मैं बताऊंगा। लेकिन एक जो है, एक सेंसस किया गया था जिसे कहा था सोशो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस, सोशो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस। इस सेंसस का जो मोटिव था वो ये नहीं था कि कास्ट वाइज पॉपुलेशन कैलकुलेट करनी है, इसका मेन मोटिव था कि जो सोशली और इकोनॉमिकली और एजुकेशनली जो बैकवर्ड क्लास हैं उनके बारे में पता लगाना था। क्योंकि अगर देखो, सीधी सी बात है, हमारा एक वेलफेयर स्टेट है ना, जो भी लोग सोशली और इकोनॉमिकली एजुकेशनली बैकवर्ड हैं उनके लिए सरकार पॉलिसीज बनाती है। अब आप ये समझ लीजिए, अगर सरकार के पास आंकड़ा ही नहीं होगा कि कौन से लोग बैकवर्ड हैं, तो क्या सरकार प्रॉपर पॉलिसी बना पाएगी? नहीं बना पाएगी ना। उसके लिए सोशो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस किया गया था, ताकि सरकार जो भी पॉलिसीज बनाती है वो एग्जैक्ट बना सके, प्रॉपर तरीके से बना सके। इसका आंकड़ा किया गया था 2016 में पब्लिश किया गया था, लेकिन इसमें भी कास्ट वाले डेटा को एक्सक्लूड कर दिया था। सिर्फ उन्हीं कम्युनिटी को ऐड किया गया था जो सोशली और इकोनॉमिकली एजुकेशनली बैकवर्ड है। तो कास्ट एग्जैक्ट हमारे कंट्री में कौन कौन सी कास्ट की कितनी पॉपुलेशन है हमें नहीं पता, एस सी एस टी को अगर आप छोड़ दो तो। ना हमें जनरल कैटेगरी का पता, ना हमें ओबीसी कैटेगरी का पता, टोटल यही निकल के आता है। जो सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस किया गया था, दैट वाज डन बाय द मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट। तो गांव में तो इसलिए किया गया था, और मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन पॉवर्टी एलिवेशन, इन दोनों ने किया था अर्बन एरियाज में। तो अर्बन एरियाज में और रूरल एरियाज में अलग अलग मिनिस्ट्री ने किया था। ये भी आपके प्रीलिम्स के लिए क्वेश्चन यहाँ पे पूछा जा सकता है कि जो सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस था वो किसने किया था। तो मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन पॉवर्टी एलिविएशन, याद रहेगा आपको ये। ओके, तो सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस का रो डेटा था, दैट वाज ऑब्जर्व्ड एंड दैट वाज एनालाइज्ड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट। एक एक्सपर्ट ग्रुप कमेटी बनाई थी नीति आयोग के अंडर में, और इसने अपनी रिपोर्ट अभी तक सबमिट नहीं करी है। तो ओवरऑल यही निकल के आता है बाद में कैलकुलेशन, कि इंडिया में काफ़ी समय से कास्ट के, मतलब स्पेशली मैं ओबीसी की बात कर रहा हूँ, बिकॉज एससी एसटी तो हम कैलकुलेट कर ही रहे हैं, हमें नहीं पता कि हमारे कंट्री में कितनी ओबीसी पॉपुलेशन है, कितनी जनरल पॉपुलेशन है, क्योंकि ओबीसी के अंदर भी बहुत सारी कास्ट आती हैं। सरकार ऐसा क्यों नहीं करती है? सरकार ऐसा इसलिए नहीं करती है क्योंकि अगर कास्ट के बेसिस पे जो है रिजर्वेशन वाली प्रॉब्लम हो जाएगी। हर कास्ट जो है अपनी पॉपुलेशन परसेंटेज के हिसाब से रिजर्वेशन मांगने लगेगी, क्योंकि एससी एसटी को हम लोगों ने जो रिजर्वेशन दी है वो इनकी पॉपुलेशन के परसेंटेज के अकॉर्डिंग दे रखी है। तो इंडिया में प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। तो इंडिया में जो रिजर्वेशन वाला पूरा सिस्टम है ना, वो गड़बड़ हो जाएगा। और ये कास्ट बेस्ड जो राइट्स होते हैं, जो वायलेंस होते हैं, जो एनोमिसिटी होती है, वो भी बढ़ने लग जाएगी। इसलिए सरकार डरती है कि कास्ट बेस्ड डेटा हम लोग रिलीज ना करें। और जनरल कैटेगरी के लोग, जो स्वर्ण स्वर्ण जाति हैं, वो इसको नहीं कैलकुलेट करना चाहती, क्योंकि उनको पता है कि अगर कास्ट सेंसस हुआ तो जनरल कैटेगरी की परसेंटेज काफी कम हो जाएगी, जिसकी वजह से उनको जो बेनिफिट मिलते थे सोसाइटी में शायद वो ना मिले। और वो जो रिजर्वेशन वाले बेनिफिट हैं या दूसरे बेनिफिट हैं, हो सकता है वो ओबीसी को ज्यादा चले जाएं। तो इसी वजह से जो है, देखिए, सारा के पीछे तो पॉलिटिक्स ही है एट द एंड ऑफ द डे। बट या दैट इज द सिचुएशन। चलिए जी, अगली जो न्यूज आती है दैट इज अबाउट द ग्रेट इंडियन बस्टर्ड। ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, आप यहाँ पे पिक्चर देख ही सकते हो ग्रेट इंडियन बस्टर्ड की। ग्रेट इंडियन बस्टर्ड को एक बिल्कुल ही जबरदस्त तरीके का एक ये बर्ड है। इसकी पहचान होती है इसके ब्लैक क्राउन से, मतलब इसका जो सर होता है ना, ये इस सर के ऊपर जो है ब्राउन कलर का एक कलर होता है, इससे इसकी पहचान होती है। ये क्या करते हैं, ज्यादातर ये मॉनसून के सीजन में ही अंडे देते हैं, ब्रीडिंग करते हैं। और ये घोंसले नहीं बनाते हैं दोस्तों, ओपन ग्राउंड पे ही अंडे देते हैं। समझ में आया आपको? इसमें भी ये जो मेल होते हैं, जो मर्द होते हैं, मतलब जो मेल होते हैं, मेल बस्टर्ड होता है, उसका कोई रोल नहीं होता, सारे का सारा काम जो है फीमेल करती है। और ये कहाँ पाए जाते हैं? ग्रास, क्या खाते हैं? ग्रास सीड्स खाते हैं, छोटे मोटे कीड़े मकोड़े खा लेते हैं। ग्रेट इंडियन बस्टर्ड जो है कहाँ पाया जाता है? सेमी एरिड और एरिड ग्रासलैंड में पाया जाता है, मतलब ये घने जंगलों में नहीं पाया जाता।
जो सूखी जगह होती हैं, घास वास होती है, वहां पे पाया जाता है। ठीक है, IUCN की जो है ये क्रिटिकली एंडेंजर्ड लिस्ट में आता है। इंडिया में कहाँ कहाँ पाया जाता है? इंडिया में पाया जाता है रानी बैनम ब्लैकबर्ड सेंचुरी, डेजर्ट नेशनल पार्क राजस्थान, कच्छ बर्ड सेंचुरी गुजरात, ग्रेट इंडियन बर्ड सेंचुरी महाराष्ट्र। एनीवेज, तो ये तो आप याद कर ही लोगे। कंसर्न यहाँ पे क्या है, देखिए, जो कच्छ कच्छ जो सेंचुरी है, कच्छ की जो सेंचुरी है, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड कच्छ बर्ड सेंचुरी है, पार्लियामेंट में अभी ये बोला गया है कि कच्छ बर्ड सेंचुरी के अंदर कोई भी जो है वो ग्रेट इंडियन बस्टर्ड नहीं है। समझ रहे हो? कहां पे है? ये है गुजरात में। देखिए, ओवरऑल सिर्फ 150 ग्रेट इंडियन बस्टर्ड बचे हुए हैं इंडिया में, जिनमें से 128 तो सिर्फ राजस्थान में है, जिनमें से 10 गुजरात में है, बाकी बचे कितने? 12। थोड़े एक दो महाराष्ट्र में होगा, एक दो इधर उधर होगा। इनकी संख्या क्योंकि इतनी ज्यादा कम है, इसीलिए IUCN ने इसको क्रिटिकली एंडेंजर्ड वाली सिचुएशन में रखा हुआ है। अब ये मर रहे हैं, क्यों मर रहे हैं वो आपको मैं बता देता हूं। देखिए, 1992 में कच्छ बर्ड सेंचुरी को, मतलब कच्छ जो ये सेंचुरी है, इसको सेंचुरी डिक्लेयर किया गया था, जिसके बाद से ग्रेट इंडियन बस्टर्ड को प्रिजर्व करने की, प्रोटेक्ट करने की मुहिम चलाई गई थी। बाद में 1999 से लेके 2007 तक जो है इनकी पॉपुलेशन इंक्रीज होने लगी। 99 में जो है ये सिर्फ 30 थे, 2007 में 45। इसका मतलब बेनिफिट हो रहा था, लेकिन अचानक से 2007 के बाद इनकी पॉपुलेशन कम होने लगी और 2016 तक आते आते सिर्फ 25 रह गए। ऐसा क्यों हुआ? देखिए, इसका सबसे बड़ा रीजन है पावर लाइंस। जो बड़ी बड़ी पावर लाइन होती है ना, ये इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, उसकी वजह से ये लोग मर जाते हैं। क्योंकि जो ग्रेट इंडियन बस्टर्ड होता है ना, ये सामने नहीं देख पाता। इसका जो सामने वाला नजर होती है ना, वो काफी कमजोर होती है और ये बहुत भारी होते हैं। तो जैसे ही ये तार के पास पहुंचते हैं तो ये मुड़ नहीं पाते, क्योंकि भारी होते हैं, मुड़ने में समय लगता है, और सामने इन तारों को ये देख भी नहीं पाते। तो कई बार जो ग्रेट इंडियन बस्टर्ड जो ये बर्ड है, ये तारों में फंस जाता है और इसकी वजह से मर जाता है। सुप्रीम कोर्ट ने अभी पिछले हफ्ते ही इंस्ट्रक्शंस दी हैं पावर कंपनीज को, स्पेशली राजस्थान और गुजरात के अंदर, कि आप ये जो लाइन है ना, बड़ी बड़ी जो लाइन होती है, आप इसको अंडरग्राउंड कीजिए। या तो इसको अंडरग्राउंड कीजिए या फिर कुछ और मेजर्स लीजिए जिसकी वजह से बर्ड्स को जो है हम लोग प्रोटेक्ट कर सकें। और भी सिर्फ ये पावर लाइन ही रीजन नहीं है, ये तो मेन रीजन है। उसके अलावा जो लैंडस्केप चेंज हो रहा है, हम लोग फार्मिंग प्रैक्टिस को चेंज कर रहे हैं। राजस्थान गुजरात में क्या हो रहा है कि बहुत सारी जो लैंड पहले ग्रास लैंड हुआ करती थी, अभी उसको हम एग्रीकल्चर के अंदर इंक्लूड कर रहे हैं, जिसकी वजह से ग्रेट इंडियन बस्टर्ड जो है वहाँ पे नहीं आ रहे हैं। तो ये कुछ प्रॉब्लम है ग्रेट इंडियन बस्टर्ड को लेकर, आपको बताना जरूरी था। बाकी जो आपको न्यूज़पेपर में दिया हुआ है, आप थोड़ा सा जाके इसकी डिटेलिंग इसको पढ़ लोगे, ठीक है। हालांकि मोस्टली चीज़ें मैंने आपको बता दी हैं। चलिए, अगली न्यूज जो करने वाले हैं, दैट इज गोइंग टू बी फ्रॉम द सार्क। ठीक है, सार्क है। सार्क जो है वो कुछ कंट्रीज का ग्रुप है। कौन कौन सी कंट्रीज के अंदर आती है यहाँ पे देख लेते हैं। सार्क के अंदर में वो आती हैं आपका नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, श्रीलंका, मालदीव, पाकिस्तान, इंडिया और अफगानिस्तान। ये कंट्री आती हैं सार्क ग्रुपिंग के अंडर में। मतलब जो साउथ एशियन एसोसिएशन ऑफ रीजनल कोऑपरेशन है, जिसे कहा जाता है सार्क, उसके अंदर में ये कंट्री आते हैं। ये भी आपको एग्जाम के पर्सपेक्टिव से पता होना चाहिए, वो आपसे पूछ लेगा। देखिए, अफगानिस्तान में क्या हो रहा है? अफगानिस्तान से अमेरिका वापस जा रहा है। यहां पे कौन है? तालिबान। तो डेफिनेटली आने वाले समय में अफगानिस्तान के अंदर प्रॉब्लम क्रिएट होने वाली है। तो क्या सार्क कंट्रीज आपस में कोलैबोरेट करके अफगानिस्तान में जो पीस है उसको इंश्योर नहीं कर सकती? कर सकती हैं। तो सार्क में देखिए, सार्क में भी पंगा है। सार्क में पाकिस्तान और इंडिया के बीच में झगड़ा चलता रहता है ना। दे आर नॉट गुड इन टर्म्स। बांग्लादेश और पाकिस्तान के बीच में भी इशू चलता रहता है। सार्क हमने बनाया जरूर था, लेकिन सार्क को लेके कई सारी प्रॉब्लम यहाँ पे होती रहती हैं। सार्क को बनाया गया था 1985 में, ठीक है। 1985 में इसको बनाया गया था। नेपाल, पाकिस्तान, श्रीलंका, भूटान, ये आपको मैंने बता दिया है। प्रॉब्लम है इसके अंदर कई सारी, लेकिन उनको दूर करने की ज़रूरत है, क्योंकि अफगानिस्तान हमारा नेबर है। इस नेबर को जब प्रॉब्लम होती है तो भैया हमें इसकी हेल्प करनी चाहिए।
कई सालों से सार्क की कोई मीटिंग हुई नहीं है, क्योंकि सार्क जो है इसको ज़्यादा इंपॉर्टेंस दे नहीं जा रही है, बिकॉज ऑफ पाकिस्तान और इंडिया के बीच में जो झगड़ा होता है ना, इसकी वजह से सार्क जो है वो इफेक्टिव नहीं हो पाया है। लेकिन कोविड के समय में क्या हुआ था, प्रधानमंत्री मोदी जी ने सार्क वाले सारे मेंबर्स को बुलाया था, मीटिंग हुई थी, वर्चुअल मीटिंग। और जो है उस कोविड को लेके हम लोग क्या क्या स्टेप्स ले सकते हैं इसके बारे में इन्होंने बात की थी। तो फ्यूचर में भी हम लोगों को चाहिए कि सार्क को हम लोग और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करें, हमारे बीच में जो झगड़े हैं उसको भुला के हम एज अ ग्रुप, एज अ ब्लॉक हम लोगों को काम करना चाहिए। ठीक है, तो ये सारी की सारी बात यहाँ पे है, कोई ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, हल्की फुल्की बात इसने यहाँ पे कर रखी है। चलिए अगली बात आती है इंडियन की। इंडियन कौन है? सनी देओल की मूवी आपने देखी होगी। अच्छा, इंडियन का कॉन्सेप्ट क्या है? अगर लोगों से पूछा जाए कि इंडियन कौन है, ऐसा पूछा गया सर्वे में, कुछ लोगों ने जो है थोड़े से अच्छे आंसर दिए हैं, कुछ ने खराब भी दिए हैं। देखिए बात यहाँ पे है, इंडिया इज अ डाइवर्स कंट्री, अलग अलग लैंग्वेज हैं, अलग अलग कल्चर्स हैं, अलग अलग भाषाएं हैं, अलग अलग रिलीजन हैं। अगर कोई आदमी कहता है कि इंडियन कल्चर, इंडियन कोई एक कल्चर नहीं है, इंडिया इज अ मिक्सचर ऑफ हंड्रेड्स ऑफ कल्चर्स। तो कहते हैं लोग इंडियन सभ्यता, इंडियन कल्चर, भैया इंडियन कल्चर एक है ही नहीं। साउथ इंडिया में जाइए अलग कल्चर है, सेंट्रल इंडिया में अलग है, वेस्ट में अलग है, नॉर्थ में अलग है, ईस्ट में अलग है, ट्राइबल्स कल्चर अलग है, अर्बन एरियाज में कल्चर अलग है, रूरल एरियाज में कल्चर अलग है। तो अगर कोई आदमी कहता है इंडियन कल्चर, इसका मतलब वो इंडिया के कल्चर को समझता ही नहीं। इंडिया इज ए वेरी डाइवर्स कंट्री। लेकिन अभी कुछ समय से हिंदुत्व की जो एक लहर चल रही है, जिसमें हिंदी को प्रमोट किया जा रहा है बहुत ज़्यादा, इसके जो है कॉन्टेक्स्ट में ये एडिटोरियल लिखा गया है। देखिए अभी रिसर्च की गई है, प्यू एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसके बारे में हम लोग पहले भी एडिटोरियल कर चुके हैं बहुत डिटेल में, इसने रिसर्च की है। इस रिसर्च में निकल के ये सामने आया है कि हालांकि इंडिया में अलग अलग रिलीजन के लोग, अलग अलग कास्ट के लोग एक साथ रहते हैं, लेकिन वो अलग रहना पसंद करते हैं। अलग रहना, देखिए साथ रहने का मतलब ये होता है कि एक घर हिंदू का, अगला घर मुस्लिम का, एक घर ब्राह्मण का, अलग अलग घर दलित का, ये होता है साथ साथ रहना। लेकिन सेपरेट रहने का मतलब ये होता है कि यहाँ पे हिंदूज, यहाँ पे मुस्लिम्स। इंडिया में इस चीज को प्रेफरेंस दी जाती है। मतलब एज अ कंट्री तो हम लोग साथ में हैं, लेकिन एज अ कम्युनिटी अलग अलग रहते हैं। आपने गांव में भी जाके देखा होगा, दलितों के घर अलग होते हैं, स्वर्ण के घर अलग होते हैं। आपने अर्बन एरियाज में भी देखा होगा, मुस्लिम कम्युनिटीज अलग रहती हैं, हिंदू कम्युनिटीज अलग रहती हैं। यहाँ पे ये जो है ट्रेंड देखा जाता है इंडिया में अकॉर्डिंग टू दिस सर्वे। और हम लोगों को देखिए पता है, मैरिज भी वो लोग पसंद नहीं करते हैं। हिंदू चाहता है कि वो हिंदू में मैरिज करें, मुस्लिम चाहते हैं वो मुस्लिम्स में मैरिज करें। 82 से 88% लोग इंडिया में रिलीजन को बिल्कुल रिस्पेक्ट करते हैं। अपने रिलीजन को तो रिस्पेक्ट करते ही हैं, दूसरे रिलीजन को भी रिस्पेक्ट करते हैं। आर्मी को सभी लोग रिस्पेक्ट करते हैं। नेशनल एंथम भी सभी रिलीजन के लोग रिस्पेक्ट करते हैं। हालांकि इसमें थोड़ी सी रीजनल वेरिएशन है, जैसे साउथ इंडिया में अगर आप बात करो या ईस्ट ईस्ट इंडिया में अगर आप बात करो, थोड़ी सी वेरिएशन है। लेकिन ओवरऑल 70 से 88% लोग इंडिया में रिलीजन, आर्मी, एंथम वगैरह को वो कहते हैं कि इसको रिस्पेक्ट करना चाहिए। इंडिया में मुस्लिम्स को लेके बड़ा ही जो है इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन है यहाँ पे। ये जो प्यू रिसर्च इसने किया गया है वो ये है कि इंडिया में मोस्टली मुस्लिम जो है वो कर्मा में बिलीव करते हैं, कर्मा फिलोसफी में बिलीव करते हैं, जो कि बेसिकली एक हिंदू फिलोसफी है। लेकिन क्योंकि मुस्लिम्स यहाँ पे इतने समय से रह रहे हैं तो उसका उनका भी इम्पैक्ट उसके ऊपर पड़ा है, तो कर्मा के ऊपर बिलीव करते हैं। रीइंकार्नेशन मतलब अगले जन्म के अंदर भी यहाँ पे बिलीव किया जाता है बाय मुस्लिम्स। जबकि बांग्लादेश, पाकिस्तान, मिडिल ईस्ट के लोग रीइंकार्नेशन में बिल्कुल भी बिलीव नहीं करते हैं, लेकिन जो इंडिया में, हिंदुस्तान में रहने वाले मुस्लिम्स हैं वो बिलीव करते हैं, है ना। ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है यहाँ पे। 25% के लगभग मुस्लिम जो है इंडिया में वो दिवाली सेलिब्रेट करते हैं। तो कहने का मतलब यह है कि इंडिया में रहने वाले जो मुस्लिम्स हैं, दे आर क्लोजर टू इंडियन हिंदूज रादर देन क्लोजर टू द मुस्लिम्स ऑफ बांग्लादेश एंड पाकिस्तान। क्योंकि इतने क्लोजली आप सोसाइटी में रहते हो तो डेफिनेटली आपके ऊपर इंपैक्ट तो पड़ता ही है उस सोसाइटी का भी, है ना। ऊपर से आप अगर मैटर्स की बात करो, इंडिया में मेजोरिटी मुस्लिम्स का ये कहना है कि जो उनके फैमिली मैटर्स हैं, जो रिलीजियस मैटर्स हैं, वो उनकी पर्सनल कम्युनिटीज के द्वारा ही सोल्व किए जाने चाहिए रादर देन द कोर्ट। ठीक है, तो यहाँ पे ये एक भी ऑब्जर्वेशन सामने निकल के आई है। एक दो चीज आपको और बता देता हूँ। 60% लोगों का ये मानना है इंडिया में कि जो हिंदू है वही इंडियन है। 50% लोगों का ये मानना है कि आपका इंडियन होने के लिए हिंदी आना बहुत जरूरी है। तो ये जो फिलॉसफी है वो कहीं ना कहीं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट है।
कॉन्स्टिट्यूशन में तो हिंदू और हिंदी का इंडियन से कोई लेना देना ही नहीं है। कॉन्स्टिट्यूशन में तो ये कहना है कि जो इंसान इस बाउंड्री में रहता है वो सब इंडियन है, चाहे आप किसी भी लैंग्वेज को बोलते हो, चाहे आप किसी भी रिलीजन को मानते हो। लेकिन थोड़े समय पहले जो है ये परसेंटेज अभी बढ़ती नजर आ रही है। देखिए, अमेरिका के अंदर एक कॉन्सेप्ट है जिसे कहा जाता है सैलेड कॉन्सेप्ट। मतलब जहाँ पे अलग अलग डाइवर्सिटी के लोग अमेरिका में एक साथ रहते हैं। जैसे वहाँ पे अगर आप देखो तो आयरिश क्रिश्चियंस, ब्लैक कम्युनिटी, है ना, ब्रिटिश ब्रिटिश क्रिश्चियंस और आइसलैंड क्रिश्चियंस, स्पेनिश कम्युनिटी, सब अलग अलग आइडेंटिटी है लेकिन सब एक साथ रहते हैं। जैसे सलाद होता है ना, उसमें टमाटर भी होता है, प्याज भी होता है, ये सब चीज़ें होती हैं, सलाद होता है। फ्रांस के अंदर क्या है, मेल्टिंग पॉट, ये कॉन्सेप्ट चलता है। फ्रांस के अंदर आपकी जितनी भी जो वेरिएशंस होते हैं वो सब खत्म हो जाती हैं। फ्रांस का कहना है कि कोई हिंदू नहीं है, कोई मुस्लिम नहीं है, कोई क्रिश्चियंस नहीं है, कोई अलग नहीं है, सब एक हैं। दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ फ्रांस। इंडिया का कॉन्सेप्ट है थाली। जैसे थाली होती है ना, यहाँ पे सब्जी रखी होती है, यहाँ पे दूध सब मिठाई रखी होती है, यहाँ पे चावल रखा होता है, यहाँ पे चपाती रखी होती है। थाली वाला कॉन्सेप्ट इंडिया में है। मतलब सभी की आइडेंटिटी अलग अलग है लेकिन सभी अलग अलग रहते हैं। अमेरिका का कॉन्सेप्ट अलग है, वो सैलेड वाला कॉन्सेप्ट है, सब मिक्स होके रहते हैं। इंडिया में मिक्स होके नहीं रहते हैं। हालांकि वो थाली की तरह एक ही बाउंड्री में रहते हैं लेकिन उसके बावजूद भी उनकी आइडेंटिटी बिल्कुल अलग अलग है। थाली वाला कॉन्सेप्ट इंडिया में, लेकिन फ्रांस में कॉन्सेप्ट बिल्कुल अलग है। वहां पे कोई अलग है ही नहीं, सब एक हैं। दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ फ्रांस, जिसको लेकर वहां पे कई बार प्रॉब्लम भी क्रिएट होती है। तो कंक्लूजन यही निकल के आता है कि जो हिंदू हिंदी और इंडियन वाला कॉन्सेप्ट है ये नहीं होना चाहिए। चाहे आप हिंदी जानते हो, चाहे बांग्ला जानते हो, चाहे तमिल जानते हो, सब लोग इंडियन हैं। चाहे आप हिंदू हो, मुस्लिम हो, क्रिश्चियन हो, जैन हो, आप सब लोग इंडियन हैं। एक्चुअल में ये होना चाहिए। साउथ सदर्न इंडियन स्टेट्स के अंदर ये थोड़ा सा ज़्यादा प्रोमिनेंट है। वहाँ के लोग जो हैं जो हिंदी और हिंदू वाले कॉन्सेप्ट को तो इतना ज़्यादा बिलीव नहीं करते हैं। ईस्टर्न स्टेट्स में भी ये देखा गया है। तो जो हिंदू हिंदी और इंडियन कॉन्सेप्ट है, अगर इस कॉन्सेप्ट को काउंटर करना है तो सदर्न इंडियन स्टेट्स और ईस्ट इंडियन स्टेट्स इसको काउंटर कर सकते हैं। देखिए, मैं खुद भी नहीं मानता हूं कि हिंदू हिंदी और इंडियन कॉन्सेप्ट होना चाहिए। ये कॉन्सेप्ट ज़्यादातर नॉर्थ इंडिया में और सेंट्रल इंडिया में ही प्रोमिनेंट है। लेकिन अगर सदर्न इंडिया में जाओ तो ईस्टर्न इंडिया में जाओ तो लोग इस फिलोसफी में बिलीव नहीं करते कि आपको इंडियन होने के लिए हिंदी आनी चाहिए और आपको हिंदू होना चाहिए। भैया, आप कोई भी लैंग्वेज बोलिए, यू कैन स्टिल बी इंडियन। आप कोई भी रिलीजन फॉलो कीजिए, यू कैन स्टिल बी इंडियन, बिकॉज दैट इज अ फिलोसफी विच इज फॉलोड इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन एज वेल। तो कुछ समय से जो हिंदू हिंदी और इंडियन वाला कॉन्सेप्ट है, जो कुछ सालों से ये ट्रेंड जो इंक्रीज हो रहा है, इस ट्रेंड को काउंटर करना चाहिए ताकि जो कॉन्स्टिट्यूशन की जो ओरिजिनल फिलोसफी है वो बनी रहे, वो इंटैक्ट रहे। तो सदर्न इंडियन स्टेट और ईस्टर्न इंडियन स्टेट्स में इसको काउंटर किया जा सकता है। तो ये थोड़ा सा निकल के सामने आया था। ऐसे वाले पोर्शन में वो ज़्यादा कवर हो सकता है रादर देन अदर पार्ट्स। जो सोसाइटी में भी थोड़ा बहुत इसको हम लोग कवर कर सकते हैं। सोसाइटी में हम लोगों को रिलीजन और कम्युनिटीज़ वो सब पढ़ना रहता है। सो दैट इज़ ऑल फॉर द डे। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट एंड जय हिंद।